नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करैया किसान भाई मन भाटा के आजाद क्रांति किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। ये किस्म के भाटा बर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में ये फसल हा बने मात्रा में उत्पादन देथे। ये किस्म के भाटा हा दिखे में फल अंडाकार, बैगनी रंग के, चमकदार, चिकना, बेलनाकार, फल गुच्छा में, कांटा रहित और खाए में स्वादिष्ट होथे। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक एक फल हा लगभग 40 ले 80 या 200 ले 400 ग्राम तक के वजन होथे। त हमर किसान भाई मन भाटा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओखर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा साग भाजी के अलावा मसाला वाले फसल के तको उत्पादन करत हे और मुनाफा कमात हे। ऐसन है कोरबा जिला के किसान पुसौ भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में धनिया के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत पुसौ भैया हर बताथे कि ओखर ये धनिया के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 25 हजार रुपए तक के खर्चा आई से। और ओखर अनुमान है कि अपन ये धनिया के फसल ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 50 हजार रुपए तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और वहू मन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे बर बढ़िया उत्पादन कर सकथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। साथियों, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में हमारे जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में सब्जियों की फसल लगा रखी है, उन्हें उद्यानिकी फसलों की देखभाल के संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच आए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और डॉक्टर घनश्याम साहू। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, उद्यानिकी फसलों से संबंधित अपनी समस्याएं, अपने प्रश्न लेकर हमारे कुछ किसान भाई भी आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी के समय हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में जो फसलें लगा रखी है, उससे संबंधित इनके मन में कई जिज्ञासाएं हैं। हमारे किसान भाई आपसे जानना चाहते हैं, पूछिए, आपको क्या पूछना है? सर, छत्तीसगढ़ में गर्मी के हिसाब से वो कौन सी फसलें हैं जिसको किसान अगर लगाता है तो उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके? जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गर्मियों की फसल के हिसाब से देखा जाए तो कद्दू वर्ग की जितनी भी फसलें हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, उसके बाद तरबूज, खरबूज, ये सभी फसलें हम अपने किसान खेत में लगा सकते हैं। इसके साथ ग्वारफली है, भिंडी है, उसके बाद आप कोचई है, इन सभी को हम लगा करके, अगर पानी की व्यवस्था थोड़ी हो जाए तो अदरक और हल्दी को भी हम लगा करके मई के सप्ताह में इसको लगा करके हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। जी जी। इसके अलावा सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अदरक और हल्दी की कौन कौन सी प्रजाति है जो अगर हम लगाते हैं तो अधिक प्रॉफिट, हमको अधिक लाभ प्राप्त मिलेगा? जी 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 सर। तो अदरक और हल्दी की जैसे बात हुई, तो अगर अदरक की बात हुई तो अदरक में एक आती है सुरभि है, सुरुचि है। ये जो किस्में हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए हमारे यहाँ से मान्यता प्राप्त है। इनको आप प्राप्त कर सकते हैं, रायगढ़ के हमारे अनुसंधान केंद्र है वहाँ से। इसी तरह से जो हल्दी की बात करा आपने, हल्दी में सुरोमा करके एक किस्म आती है जो कि बहुत ही अच्छी किस्म है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। इसको आप लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कम पानी में अधिक फसल कैसे ली जा सकती है, कैसे उपजाई जा सकती है? गर्मी में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है, हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये पानी की, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद पानी कीमती है। जी हाँ। तो मैं इसी बातों को बताना चाहता हूँ कि पानी बचत के लिए टपक सिंचाई एक बहुत अच्छा एक संयंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग पानी की 60% बचत कर सकते हैं। मतलब जिन खेतों में आधा एकड़ में पानी की सुविधा वाला पंप है, जी हाँ, उन पंप से हम लोग 3 एकड़ 4 एकड़ में ले सकते हैं। जी जी। आप कुछ पूछना चाहे थे? तो खेतों में हम खाद कब डालें और किस अवस्था में डालें जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो, इसके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ में किसान लोग क्या करते हैं कि जब फ्री रहते हैं उसी समय खाद को बिखराते हैं। जी हाँ। वो गलत है। किसान भाई ये ध्यान रखे कि जब पानी गिरे, मानसून आए जी, और पानी गिरे और पानी गिरने के बाद हल्का सा छोड़ देता है, उसी समय गोबर के खाद को घुरुआ से मुख्य खेत में भेजें। किसान भाई जब पहले डाल देते हैं, क्षमा कीजिएगा, यहाँ हमें कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फिर साबित होंगे। रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं, भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ, भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। रगों में तोड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ। भारत की रगों में तोड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। इस कार्यक्रम की इस कड़ी को हम बढ़ाते हुए हमारे दर्शक आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे प्रश्न। मेरा सवाल डॉक्टर साहू सर से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उद्यानिकी फसलों में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग आते हैं और इसके उपचार, इसके रोकथाम हम कैसे कर सकें? जी, उद्यानिकी फसलों में बहुत बढ़िया प्रश्न किया कमलेश जी आपने। उद्यानिकी फसल में फल, फूल और सब्जी, तो फल में लगने वाले जो रोग हैं वो मुख्यतर जैसे एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मिल्ड्यू है, ये दो प्रमुख रोग फलों में लगते हैं। वैसे ही सब्जियों में, लता वाली सब्जियों में पाउडरी मिल्ड्यू, दावनी मिल्ड्यू, चूनी फफूंदी रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, और कुछ सब्जियों में डंपिंग ऑफ जिसको अदरक गलन रोग बोलते हैं, हल्दी है, अदरक है और अन्य सब्जियां हैं उसमें लगता है। अब बात आती फूलों की, तो फूलों में भी जो कंद और शल्की है जिनका प्रवर्धन कंद और शल्क से करते हैं, उसमें भी आद्रगलन रोग रखता है। इन सबका नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक दवा किसान भाई आसानी से डाल सकते हैं, अलग अलग मात्राओं पे। जी। डॉक्टर त्रिवेदी, आम की फसल इस समय बढ़ रही है, तो आम के पौधे में क्या क्या रोग लग सकते हैं? जी, आम की जैसे फसल की बात की तो अभी तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो अभी बादल बरसात पानी आया था, इसके कारण हमारा काफ़ी इस बार आम का नुकसान हुआ है। जी हाँ। और ये देखा गया है कि हमारे पास इस वक्त 30% से 40% ही आम बचा है। जी। उसके लिए सबसे ज़रूरी है, कुछ आम पेड़ों में देखोगे आपकी गुच्छा बन जाता है पत्तियों का, जिसको कि हम लोग मॉल फॉर्मेशन कहते हैं। उसमें कारण क्या होता है कि जितनी पत्तियां रहती है, वो फूल रहता है, वो सब एक गुच्छे में आ जाता है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उस फूल के गुच्छे को काट करके गड्ढे में गाड़ दें या उसको जला दें, और उसमें 2 ppm मात्रा का एक सॉल्यूशन आता है बाजार में, NaA का, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का, या उसको प्लेनोफिक्स के नाम से बाजार में मिलता है। उसका अगर स्प्रे कर दें तो ये 2-3 साल के बाद आना बंद हो जाएगा। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? भाटा, गोभी, टमाटर, नवलगोल की देखभाल कैसे करना चाहिए? जी, जैसे देखभाल की बात हुई तो सबसे ज़रूरी है कि मैंने बताया कि जो बीज उपचार है वो सबसे ज़रूरी है। इसमें बीज उपचार करके किसान भाई लगाएंगे तो इससे ये होता है कि उनके जो अर्धगलन आ जाता है वो नहीं आ पाएगा। उसके बाद जब हम जैसे ही पौधा बढ़ना शुरू हुए तो हम उसको रस्सी से बांध दें, ताकि वो रस्सी से चढ़ करके तार की सहायता से ऊपर बढ़ जाए, क्योंकि जब नीचे रहता है तो उसमें जो फल जब नीचे ज़मीन में टच करते हैं, यहाँ पर छूते हैं, वो वहाँ सड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम फलों को पेपर से ढक देते हैं। इससे क्या होता है, सूरज की रोशनी उसको सीधे न पड़ के, उससे क्या होता है जब सीधी रोशनी पड़ती है तो वहां पर वो पिलपिला हो जाता है या सफेद दाग बन जाता है, जिसकी कि हमें मार्केट में या हमारे बाजार में उसकी कीमत नहीं मिल पाती। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर हेलो डॉक्टर सर, आपसे पूछना है आम का वृक्ष कौन सा मौसम में लगाना चाहिए और कौन सा
बहुत बढ़िया वैरायटी? प्रश्न किए। कोई सा भी फल वृक्ष हो, जैसे छत्तीसगढ़ में सब ट्रॉपिकल जो फल वृक्ष हैं, जी जैसे आम है, अमरूद है, जी। केला है, आपके आंवला है, इन सब फल वृक्षों को लगाते हैं। जी फल वृक्ष हमेशा मानसून आने के पहले लगाना चाहिए, जी लेकिन गड्ढा की खुदाई हमेशा जून के महीने तक के कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा गड्ढा हमेशा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की गहराई में हो, जी और जुलाई के पहले बारिश में फल वृक्षों को लगा देना चाहिए। लगा देना चाहिए। आप कुछ पूछना चाहेंगे? फूल गोभी लगाना है तो कतार से कतार की दूरी कतेक होना चाहिए? बहुत बढ़िया। फूल गोभी ठंड के राजा सब्जी है रे, और फूल गोभी की दूरी कम से कम 75 सेंटीमीटर कतार से कतार, और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अच्छा सर मैं पूछ रहा हूँ कुंदरू और लौकी कितना दूर में लगाने चाहिए? कुंदरू 1 वर्षी और साथ साथ एला बहुवर्षी भी कतन एकर बर की एकर जड़ से हमन प्रवर्धन करथन और साथ में तना से प्रवर्धन करथन। तो ये कुंदरू परवल हमेशा किसान भाई मन भी यही मई जून में लगाए, और बहुवर्षी जब बाड़ियों में रखते हैं तो ज़्यादा फलत आता है। जी तो कम से कम 5 साल तक के कुंदरू परवल का कटाई छटाई करके बढ़ने देना चाहिए। जी है जी कुंदरू परवल। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर आम का कौन सा ऐसा किस्म है जिससे किसान ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं? अभी हमारे यहाँ किस्म में जो इंदिरा नंदीराज करके किस्म है, जी हाँ। वो बहुत ही अच्छी किस्म है। अच्छा और ये हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई है। जी जी इसको हम लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज पा सकते हैं। जी जी साथ में लगाने की विधि के लिए हमारे यहाँ अभी अनुसंधान चल रहा है। जी इसको हम 5 मीटर बाय 5 मीटर पे लगाएंगे। अच्छा तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष इसमें आ जाएंगे। जी जी और जब विषुक्त संख्या बढ़ जाएगी तो उत्पादन भी उसी तरह से हमारा बढ़ जाता है। जी जी तो किसान भाई अगर इसको 5 बाय 5 मीटर पे लगाए, जी और जी जो हमारी इंदिरा नंदीराज करके किस्म है, तो ये हमने देखा है कि इसमें ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों को मिलेगा अपेक्षा दूसरी किस्मों के। जी जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि अभी इस गर्मी में पॉली हाउस में अभी कौन सा फसल लेना चाहिए और उसका देख रेख कैसे करना चाहिए? बहुत बढ़िया। पॉली हाउस एक ऐसी संरचना है जिसमें सभी प्रकार के सब्जी फसलों को, बेमौसमी सब्जियों को जी आप ले सकते हैं। मतलब फोर्सफुली लेना है। मतलब अच्छा। जैसे शिमला मिर्ची गर्मी में नहीं होता, जी जी तो गर्मी में शिमला मिर्ची आप ले अच्छा सकते हैं। अच्छा तो कोई सा भी सब्जी फसल जो उस सीजन में नहीं होता है, उस सीजन में वो सब्जी फसल पॉली हाउस में लगा सकते हैं। जी जी पॉली हाउस की देखभाल की बात जब आती है तो याद रखेंगे कि पॉली हाउस हमेशा डबल डोर सिस्टम पे होना चाहिए, हमेशा बफर रूम सामने होना चाहिए। अच्छा और बफर रूम की लंबाई मुख्य जो दीवार है जी हाँ उससे 3 मीटर लंबी होनी चाहिए। अच्छा इसका ध्यान किसान भाई रखे। जी और जैसे फफूंदजनक जो बीमारियां लगती है उसके लिए किसान भाई हाथ साफ करके ही पॉली हाउस में प्रवेश करें। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम सेड नेट में किस प्रकार नर्सरी तैयार कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। सेड नेट एक ऐसी संरचना है जिसमें फल वृक्षों का प्रवर्धन और वैसे ही सब्जियों का नर्सरी बहुत आसानी से 12 महीना लगा सकते हैं। जी जी हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई लोग, आप लोग जैसे समस्या लेके आते हैं कि हम थरहा लगाए थे, बरसात में थरहा खराब हो गया, जी तो सेड नेट ही एक ऐसी संरचना है जिसमें सब्जियों के थरहा को भरे बरसात में आप लोग लगा सकते हैं। जी जी और ऐसे फल वृक्ष जिसका प्रवर्धन हम लोग कटिंग के द्वारा करते हैं, जैसे आपका पोमग्रेनेट जिसको अनार बोलते हैं, जी अंजीर है, और फूल में बोगनविलिया है, तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से सेड नेट में की जा सकती है। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? करेला और लौकी कुमड़ा लगे सर, उसमें पानी ज़्यादा हो गया है और फूल बहुत गल रहा है, कैसे फल है? अच्छा बहुत बढ़िया प्रश्न किए। जैसे पानी की आवश्यकता जैसे बताए कि इंसान को जब पानी पीने की जरूरत होती तभी पानी पीते हैं जी। लेकिन पौधों के लिए हम लोग नहीं सोचते कि कब पानी देना चाहिए। जी जी। तो जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है, 2 अवस्था आती है पानी की वजह से जी। बहुत दिनों बाद पानी देने से जी। स्ट्रेस की अवस्था आती है। जी जी। जैसे हम लोग उपवास रहते हैं, अचानक पानी पीते हैं तो उल्टी हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। वो अवस्था को हम लोग पौधों में भी स्ट्रेस की अवस्था कहते हैं, मतलब शॉकिंग लगता है, झटका लगता है। जी। और दूसरा एक अवस्था ऐसा होता है जिसमें पानी अधिक होने से भी फूल झड़ता है। जी जी। तो उसके लिए समन्वित पानी का प्रबंधन जरूरी है। जी। सप्ताह में 1 बार पानी देना चाहिए, टपक सिंचाई के माध्यम से दे तो बहुत अच्छा है। जी जी। डॉक्टर साहब, अति सघन बागवानी क्या है, उससे हमारे किसान भाई कैसे लाभ उठा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न कल्पना जी आपने किया। जी। अति सघन बागवानी, ये हमारे देश में आज सोना और जमीन दो चीज बहुत महंगा है। जी। तो जमीन का सही प्रबंधन, जी हाँ, मतलब उन फल वृक्षों को जो परंपरागत दूरियों पे लगाते थे, जी जी, उन फल वृक्षों को कम दूरियों पे लगा के ज्यादा पौधा लगाएं, ज्यादा अच्छे से देखभाल करें जी, और अच्छे किस्मों को लगा के
उनकी सेवा अच्छे से कर सकें। जी। इसी को हम लोग अति सघन बागवानी डॉक्टर साहब, इससे कुछ की पौधों की बढ़वार पर प्रभाव तो नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता है। पौधे की एक विशेषता ये होती है कि जितनी ऊंचाई में उनकी कैनोपी होता है, मतलब आच्छादन होता है, जी हाँ, उतनी ही गहराई में उनके जड़ क्षेत्र फैले रहते हैं। अच्छा। तो जब आच्छादन को हम लोग सकरा कर देंगे तो नीचे का जड़ क्षेत्र भी सकरा हो जाएगा। जी जी। और पौध से पौध का प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो जाएगी। जी जी। मैं एक चीज और बताना चाहूँगा जी हाँ, कि अमरूद में 2 बाई 1 मीटर पौध से पौध की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, मतलब 2 बाई 1। वैसे ही बनाना में, केला में 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर। वैसे ही पपीता में 1.2 गुणित 1.2 मीटर दूरी पे पौधा को लगाना चाहिए। जी। डॉक्टर त्रिवेदी, आर्थिक लाभ की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को कौन सी फसलें लेनी चाहिए सब्जियों की? जी, सब्जियों की तो वैसे सभी फसल ले सकते हैं किसान भाई, आर्थिक देखा जाए जी। लेकिन गर्मियों में विशेषकर सब्जियां महंगी होती है। जी हाँ। तो महंगी के हिसाब से क्या है, ग्वार फली होती है जी, ये पानी की जो कम पानी में भी अपने इसको उगा सकते हैं। जी हाँ। हमारे पास अगर 2-3 पानी भी मिल जाए जी हाँ, तो हम ग्वार फली को उगा सकते हैं। जी जी। और इसकी जो बाजार मूल्य है जी हाँ, ये भी हमको बहुत अच्छा मिल जाता है। ये देखा गया है कि ये 15 से 20 रुपए थोक में चली जाती है गर्मी के। क्योंकि गर्मी और बरसात दो ऐसा सीजन होता है जब हमारे सब्जियों की कमी होती है। जी जी। और जो रेट रहता है वो आसमान छूता है। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा रहे कि टमाटर जो है, टमाटर में क्या होता है कि जैसे ही 40 डिग्री तापमान पहुंचता है जी, इसका फूल झड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। लेकिन एक हार्मोन आता है PSPL करके, उसका स्प्रे अगर हम कर दें 2 ppm प्रति लीटर के हिसाब से अगर कर दें जी, तो इसको ये देखा गया है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो इसमें जो उसके परागकण होते हैं जी, इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा। इसकी वजह से क्या होता है कि हम गर्मियों में भी टमाटर ले सकते हैं। उस वक्त क्या होता है, इसका भाव 50 रुपए किलो से नीचे नहीं आता बाजार मूल्य। जी जी जी। उस वक्त अगर हम लेते हैं टमाटर की फसल तो हम ज्यादा से ज्यादा इसका पैसा कमा सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, हरी तरकारियाँ ये क्या गर्मी में ली जा सकती हैं? बहुत बढ़िया। ये हमारा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है जी, वो हरी तरकारियाँ मतलब लीफी वेजिटेबल्स का भंडार है। पालक, खट्टा पालक जी, जरी, लाल भाजी जी, खेड़ा भाजी जी, इन सब भाजियों में इतनी ज़्यादा खनिज लवण की मात्रा है जी कि इनका सप्ताह में 2 बार अगर सेवन करते हैं जी तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जिसको हम लोग कहते हैं कि कमजोरी आ जाता है बच्चों में या बुजुर्गों में या वयस्कों में, उन कमजोरियों से हम लोग भाजी लगा के निदान पा सकते हैं। अच्छा अच्छा। भाजी की खासियत ये होती है कि कम अवधि की फसल है जी, अच्छा रेट देता है और न्यूट्रिशन के हिसाब से औषधि महत्व भी काफ़ी अच्छा है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, गर्मी में सब्जियां जल्दी झुलस जाती हैं, तो संग्रहण के संबंध में हमारे किसान भाइयों को आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, संग्रहण के लिए हमारे जो ICAR संस्था है उन्होंने एक जीरो एनर्जी कूलिंग सेंटर बनाया था। उसमें कुछ नहीं करते हैं कि 2 ऐसे ईंटे की रो बना देते हैं, तो उसके बाद बीच में एक बनाते हैं, उसमें बीच की जो एक के बाद एक दूसरा रो रहता है, उस रो में मिट्टी भर देते हैं। मिट्टी के ऊपर फिर रेत भर देते हैं। तो रेत भरने से क्या होता है कि वो एक इंसुलेशन का काम करता है। जैसे कि हम जब एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में जो हवा रहती है वो नहीं आ पाती है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम ड्रिप बिछा देते हैं। अच्छा। ड्रिप बिछाने से ये होता है कि उसमें हर समय नमी बनी रहती है। जी जी। और उसमें हम ये देखा गया है कि हमारी जो जैसे कि टमाटर या भटा या दूसरी फसल होती है। जी डॉक्टर साहब, समय की कमी के कारण ये चर्चा हमें यहीं रोकनी होगी। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नया विषय और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।